हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम टू माय चैनल रेनूस विद्या वाटिका। बेटा, आज हम लोग गंगा पुस्तक का पाठ 10 भारती जय विजय करें को पढ़ने जा रहे हैं। तो बेटा, पाठ पढ़ने से पहले मैं आपको एक बार फिर से याद दिलाना चाहती हूँ कि मेरे इस वीडियो में आपको पाठ का सारांश, बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर कारण सहित, अर्थ और भाव तथा मेरी समझ, मेरे विचार, प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं आज के इस पाठ भारती जय विजय करें के बारे में। तो बेटा, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि यह पाठ सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के द्वारा लिखा गया है, जो कि आधुनिक हिंदी साहित्य के छायावाद के युगों में महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं। इनकी कविताओं में हमें वेदना, करुणा, विद्रोह, मानवीय संवेदना तथा राष्ट्र प्रेम का अद्भुत समन्वय मिलता है। अगर मैं बात करती हूँ इनके जन्म की, तो प्रचलित तिथि के अनुसार इनका जन्म 21 फरवरी 1896 में हुआ। कहाँ पर हुआ? महिषादल, मेदिनीपुर में हुआ। और इनकी मृत्यु इलाहाबाद में 15 अक्टूबर 1961 में हुई। मैं इनकी यदि प्रमुख रचनाओं की बात करती हूँ तो अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता, अणिमा, बेला, नए पत्ते आदि इनके काव्य संग्रह हैं। और प्रबंध काव्य में इनकी राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति है। कहानी संग्रह में लिली, उपन्यास में अप्सरा, निबंध संग्रह में निबंधावली तथा अन्य रचनाओं में जागो एक फिर एक बार, वह तोड़ती पत्थर तो बहुत ही प्रसिद्ध रचना है इनकी। इन्होंने बहुत सारे हिंदी साहित्य के लिए इन्होंने जो योगदान दिए, उन योगदानों में मैं आपको बताती हूँ। इन्होंने ये छायावाद युग के प्रमुख कवि माने जाते हैं। मानवता, समानता और स्वाधीनता के ये समर्थक रहे हैं। समाज में व्याप्त कुरीतियों, शोषण और अन्याय के विरुद्ध भी इनकी लेखनी बहुत अच्छे से चली है। इन्होंने अपनी कविताओं में मुक्तक छंद का प्रयोग किया है और राष्ट्र प्रेम और आध्यात्मिक चेतना से उत्पन्न इनका साहित्य तो बहुत ही सुंदर और पढ़ने लायक है। तो आइए हम शुरू करते हैं आज इनके द्वारा लिखे हुए पाठ भारती जय विजय करें के बारे में। बेटा, ये कविता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित है और ये एक देशभक्ति की कविता है। इसमें कवि ने भारत माता की महत्ता और विजय की कामना की है। भारत की धन धान्य और प्राकृतिक संपदा को भरपूर बताया है। कवि ने लहलहाती फसलों और कमलों के माध्यम से भारत की समृद्धि का वर्णन किया है। समुद्र की लहरें भारत माता के चरणों को धोकर उनका सम्मान करती हैं, यह भी बताया है। समुद्र की लहरें भारत माता के चरणों को धोकर उनका सम्मान करती हैं। वृक्ष, वन, पर्वत और फूल भारत माता के सुंदर वस्त्र और आभूषण के समान हैं। गंगा की पवित्र धारा उनके गले के हार की तरह शोभा बढ़ाती है। हिमालय को भारत माता का उज्जवल मुकुट बताया गया है। भारत की आध्यात्मिक चेतना, प्योर इनर वॉइस जो है, वो ओम की पवित्र ध्वनि के रूप में चारों दिशाओं में गूंजती है। पूरी कविता में कवि ने यहाँ पे बेटा कुछ जहाँ भी अशुद्धियाँ हैं या त्रुटियाँ हैं, मैं उनको साथ साथ सही भी करती हूँ, तो आप देखते रहिए। पूरी कविता में कवि ने भारत की, ये में ना होकर के ने लिखा हुआ है, भारत की प्राकृतिक, सांस्कृतिक गौरव और आध्यात्मिक महिमा का भावपूर्ण वर्णन किया है। तो चलिए शुरू करते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न, जिनके उत्तर मैं आपको कारण सहित समझाऊंगी। भारती जय विजय करें कविता में विशेष रूप से
क्या बताया गया, किसके बारे में बताया बेटा? भारत के ज्ञान, प्रकृति और संपन्नता की प्रशंसा की गई है। कविता में भारत की प्राकृतिक सुंदरता, गंगा, हिमालय, वन, लताएं तथा उसकी गौरवशाली संस्कृति की समृद्धि का वर्णन किया गया है। कनक शस्य कमल धरे पंक्ति का भावार्थ क्या होगा? भारत की धन धान्य संपन्नता। कनक शस्य का अर्थ है स्वर्ण के समान लहलहाती फसलें जो भारत की समृद्धि और कृषि संपन्नता को दर्शाती हैं। समस्त विश्व में भारत के महत्व का उद्घोष करने वाली कौन सी पंक्तियां हैं? यहाँ जो शब्द है बेटा, इसको मैं सही कर रही हूँ, उद्घोष। क्या शब्द है यहाँ पे बेटा? उद्घोष, जिसे मैं आपको फिर से लिख के भी दिखाऊंगी। उद्घोष। ध्वनित दिशाएं उदार शतमुख शतरव मुखरे। इसका कारण क्या है? इन पंक्तियों में भारत की कर्मठता और महिमा के चारों दिशाओं में गूंजने का वर्णन किया गया है। कविता की भाषा और शैली किस विशेषता से संपन्न है? बच्चों, कविता की भाषा और शैली संस्कृतनिष्ठ और समास युक्त शब्दों से युक्त है। जैसे कि इसमें बहुत सारे शब्द ऐसे हैं, कनक शस्य, हिम तुषार, भूमितल, कण जैसे संस्कृतनिष्ठ शब्द या समासयुक्त शब्दों का प्रयोग किया गया है। भारत के वसनों भी कह सकते हैं और वस्त्रों भी कह सकते हैं। वस्त्रों में तरु तृण वन लता, तरु तृण वन लता और गले में गंगाधारा को चित्रित कर कवि किस प्रकार की चेतना का संदेश देता है? पर्यावरण और संस्कृति। कवि ने भारत की प्राकृतिक संपदा, सांस्कृतिक धरोहर का सुंदर चित्रण किया है जो पर्यावरण तथा संस्कृति के प्रति जागरूकता का संदेश देती है। लंका पदतल शतदल गजर तोमी सागर जल धोता शुचि चरण युगल। इस पंक्ति का भाव क्या होगा? आइए हम लोग इस चीज को समझते हैं। कवि भारत माता का वर्णन करते हुए कहता है कि उसके चरणों के नीचे कमल के समान सुंदर लंका स्थित है। समुद्र की लहरें भारत माता के चरणों को धोकर उनका सम्मान करती हैं। इससे भारत की महानता और गौरव का चित्र उभरता है। प्राण प्रणव ओंकार, गण नहीं है बेटा, यहाँ पे क्या है बेटा? ये प्राण प्रणव ओंकार ध्वनित दिशाएं उदार शतमुख शतस्वर मुखर। भारत की पवित्र भूमि से निकलने वाली जो ओम की ध्वनि है, दिव्य ध्वनि है, ये चारों दिशाओं में गूंज रही है। ये ध्वनि भारत की आध्यात्मिक चेतना, उदारता और विश्व कल्याण की भावना को व्यक्त करती है। अब हम प्रश्न उत्तर करते हैं, मेरी समझ मेरे विचार की। कविता में कवि की किस भावना की अभिव्यक्ति मिलती है? कविता में कवि की देशभक्ति, राष्ट्र गौरव, मातृभूमि के प्रति श्रद्धा की भावना व्यक्त हुई है जो हमें दिखाई दे रही है। कवि भारत की प्राकृतिक सुंदरता, संस्कृति और महानता का गुणगान करता है। कविता में भारत के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किस प्रकार किया गया है? क्या आप मानते हैं कि प्रकृति का संरक्षण करना भी देश प्रेम का काम है? मैं तो इस बात से पूर्ण रूपेण सहमत हूँ। यदि भारत की भूमि हरी भरी होगी तो निश्चित रूप से हमारे देश जो है वो उन्नति की ओर स्वतः ही अग्रसर हो जाएगा, क्योंकि पर्यावरण जब संरक्षित होगा, पर्यावरण सुरक्षित होगा तो मानव जन जीवन भी सुरक्षित और व्यवस्थित हो जाएगा। कवि ने भारत की वन, पर्वत, गंगा, समुद्र और हिमालय के अत्यंत सुंदर चित्रों का वर्णन किया है। हाँ, मेरे हिसाब से मैं तो इसको बिल्कुल उचित मानती हूँ बच्चों। यदि आप भी मानते हैं तो आप जरूर लिखिए। प्रकृति का संरक्षण करना भी देश प्रेम का कार्य है, क्योंकि प्राकृतिक संसाधन देश की अमूल्य निधि है, धरोहर है। इनके संरक्षण से देश की सुंदरता और समृद्धि
बनी रहती है। कनक शस्य कमल धरे, कमल हरे नहीं है बेटा, यहाँ पे कमल धरे। पंक्ति भारत भूमि की किन किन विशेषताओं की ओर संकेत करती है? यह पंक्ति भारत की उर्वरा शक्ति, उर्वरा भूमि या उर्वरा शक्ति, कृषि संपदा, धन दाने की प्रचुरता तथा प्राकृतिक समृद्धि की ओर संकेत करती है। यानी कि ये बताया गया है जो हमारे देश में, हमारे खेतों में लहराती हुई फसलें हैं, सोने के समान जो फसलें हैं, वह कैसी हैं? वह भारत की उर्वरा शक्ति को, भारत भूमि की उर्वरा शक्ति को प्रदर्शित करती हैं कि भारत की भूमि कितनी शक्तिशाली है, कितनी उर्वराओं से युक्त है, और उसमें विभिन्न प्रकार के जो आपकी फसलें हैं उनको लगाया जाता है और उनका हम लोग नित्य जलपान करते हैं। मुकुट शुभ्र है बेटा, यहाँ पे मुकुट शुभ्र। हिम तुषार पंक्ति से हिमालय को भारत का मुकुट बताया गया। क्यों? हिमालय भारत के कहाँ पर स्थित है बेटा? उत्तर में स्थित है। और क्या करता है? वह उसकी रक्षा करता है। उसकी ऊंचाई, बर्फ से ढकी चोटियां मुकुट के समान शोभायमान लगती हैं, इसलिए इसे कवि ने हिमालय को भारत का मुकुट कहा। तो बेटा आपको ये पाठ बहुत अच्छे से समझ में आ चुका है। यदि इसके बावजूद भी आपके कोई संशय संदेह हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू क्लास।